दोस्तों बीजेपी जिस तरीके से 2014 और 19 के चुनाव इतने भारी बहुमत से इतने कंफर्टेबली जीती है, अनडाउटेबली देश की सबसे बड़ी पार्टी है और ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसके पीछे कारण है द मोदी फैक्टर। यानी कि अपने लोकल नेता को मत देखो, बस मोदी जी की तरफ देखो और कमल का बटन दबा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बीजेपी हिमाचल में वो चुनाव नहीं हारती जहां पर 2017 में बीजेपी ने 44 सीट्स हासिल करी थी। इस बार कांग्रेस 40 सीट्स लेकर गई। तो सीधी सी बात है कि मोदी फैक्टर कोई जादू नहीं है जो बीजेपी को जिता रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है जो कि उन्हें चुनाव जिताने में मदद करता है। और ये देखने को मिला गुजरात इलेक्शंस के अंदर, जहां पर बीजेपी ने राज्य तो जीता ही, साथ ही में ऐसी सीट्स भी जीती जो कि कांग्रेस डोमिनेटेड थी। तो इसमें पहला पॉइंट है नो फिक्स्ड वोटर्स, यानी कि वोटर्स पक्के नहीं है। जहां दूसरी पार्टी मानते हैं कि ये वोटर्स तो हमारे हैं, ये परिवार तो हमें ही वोट देगा, बीजेपी मानती है कि वोटर्स बदल सकते हैं अगर उनकी पार्टी अपने वादे पूरे ना करे या फिर छोटी सी छोटी चीज के अंदर भी उन्हें सही से मदद ना मिले। तो ऐसे हालात में पुराने वोटर्स भी दूर जा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला हमें गुजरात इलेक्शंस के अंदर, जहां पर बीजेपी ने 19 में से 17 ऐसी सीट्स हासिल करी जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा मानी जाती है। इनफैक्ट एआईएमआईएम जैसी पार्टी भी वहां पर परेशान लग रही थी। और तो और बीजेपी ने एसटी रीजन के अंदर भी अपनी पकड़ दिखाते हुए 27 में से 23 सीट्स हासिल करी, जो कि गुजरात में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो इससे एक बात तो साफ है कि अब जनता सिर्फ उसे ही वोट देगी जहां पर उन्हें ज्यादा उम्मीद नजर आएगी, बजाय उस पुराने तरीके से कि हम तो इन्हें ही वोट देते आए हैं और आगे भी इन्हें ही वोट देंगे। और इन सारी चीजों के चलते ही बीजेपी के कार्यकर्ता इन इलाकों में ही ज्यादा ध्यान देते हैं। अब कार्यकर्ताओं से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, वेल डिजाइन्ड माइक्रो मैनेजिंग। तो चुनाव से पहले इतनी सारी रैलियां करने के बाद और इतनी सारी घोषणाएं सुनकर भी काफी सारे लोग पोलिंग डे के ऊपर वोट देने नहीं आते। अब इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस है रिजल्ट निकालने में। साल 2014 से ही इन्होंने अपनी पन्ना प्रमुख वाली स्ट्रेटेजी ला के रखी है, जहां हर पन्ना प्रमुख को अपने इलेक्टोरल पेज में दिए हुए 30 से 40 लोगों का ध्यान रखना होता है और जिम्मेदारी लेनी होती है कि पोलिंग डे के ऊपर ये लोग वोट देने आएंगे। अब इसी के साथ पन्ना समिति भी एक नई स्ट्रेटेजी जोड़ी गई है जो कि हमें गुजरात के अंदर देखने को मिली, जिसके अंदर इन्हीं 30 लोगों में जो 7-8 परिवार है, उसके अंदर हर परिवार से एक मेंबर को जोड़ा जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस कर सके। अब यहाँ पे ये सभी मेंबर्स चुनाव के 2-3 साल पहले से ही अपनी लिस्ट के अंदर सारे लोगों की छोटी से छोटी चीज में मदद करते हैं, फिर चाहे वो एक आधार कार्ड बनाना हो या फिर गवर्नमेंट की बड़ी से बड़ी स्कीम का फायदा दिलाना। मिलन जालावाड़िया, जो कि बीजेपी के एक पन्ना प्रमुख है, द प्रिंट को दिए हुए अपने एक स्टेटमेंट बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने सूरत के एक परिवार जो कि बीपीएल कैटेगरी से था, सर्जरी के लिए गुजरात गवर्नमेंट का मामृतम कार्ड सिर्फ 24 घंटे के अंदर सैंक्शन करा के दिया। अब इस चीज से उस परिवार की तो मदद हुई ही, साथ ही में बीजेपी ने एक लॉयल फैमिली भी कन्वर्ट करी। और इसी तरीके से दूसरे वोटर्स जिनकी ये लोकल मैनेजमेंट लगातार मदद करता है, पोलिंग डे के ऊपर सीधी सी बात है बीजेपी को ही वोट देने चाहते हैं। अब वैसे तो ये सिस्टम ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर सही से काम किया जाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ऐसा करने में फेल हुई है। अगला पॉइंट निकल कर आता है परफॉर्मेंस बिफोर लॉयल्टी, यानी कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पुराने नेता या मेंबर है बीजेपी के, अगर आप जीत नहीं सकते तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। और यही हमें देखने को मिला जहां गुजरात में बीजेपी ने अपने 38 सिटिंग एमएलएस को टिकट ही नहीं दिया, जिसके अंदर 5 तो मेंबर्स थे सीएम भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट के अंदर। यहाँ तक कि कांग्रेस को उन बागी नेताओं को भी टिकट मिल गई जिनकी जीत पक्की थी। अब इन सब चीजों के चलते बीजेपी के अंदर तनाव तो हुए, लेकिन बीजेपी का सिर्फ एक ही प्लान है, कुछ भी हो जाए सामने विपक्ष नहीं दिखना चाहिए। यही पर कांग्रेस का या फिर इंडिया अलायंस का ये स्ट्रेटेजी लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेपोटिज्म, लॉयल्टी, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये सारी चीजें इंडिया अलायंस और खास करके कांग्रेस के अंदर हमें देखने को मिलती है। हाँ, अगर इंडिया अलायंस किसी तरीके से ये ब्रूटल स्ट्रेटेजी लागू कर देती है तो हो सकता है कि आगे जाकर के ये रास्ते आसान हो जाए। हालांकि अगले कुछ महीने में ये अलायंस ऐसा कुछ कर सके बहुत मुश्किल है। अगला पॉइंट आता है द कास्ट मैट्रिक्स। अब चाहे सरकार कितना भी बोले कि हम जाति समीकरणों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन असल में यही पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है बीजेपी। पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने अपनी अपर कास्ट पार्टी वाली छवि को बदला है, जहां पर पिछले चुनाव के अंदर 50% से ज्यादा सीट्स SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दी गई। और इसी के चलते बीजेपी कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली जगहों पर भी कंफर्टेबली जीत रही। ट्राइबल रीजन में जीतने के लिए सिर्फ ST उम्मीदवार ही नहीं है, बल्कि बीजेपी का एक लॉन्ग टर्म प्लान देखने को मिलता है, जहां पर 2022 के अंदर देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
प्रधानमंत्री जी का मानगढ़ धाम जाना और उसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करना, जिसे पूरे देश के ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अभी भी पिछड़े हुए एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए नई स्कीम स्टार्ट करना, उन्हें लाभ दिलाना और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि पानी की कमी को पूरा करना, ये सारी चीजें मिलकर बीजेपी को पिछड़े वर्ग में भी पॉपुलर बनाती है। और इन सब छोटी छोटी चीजों के चलते ही बीजेपी एक काफी इम्पैक्टफुल पार्टी बनती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया पावर और खास करके सोशल मीडिया। अब विपक्ष यहाँ पर हर बार आरोप लगाती है कि मीडिया तो बिकी हुई है, एंकर्स को बीजेपी से पैसे मिलते हैं और इसी तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सब के बीच में सोशल मीडिया को ज्यादातर पार्टी इग्नोर कर रही है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ रही है। बीजेपी को 2012 के अंदर ही सोशल मीडिया की पावर पता थी और वहीं से उन्होंने ओपोजिशन के खिलाफ और खास करके कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी के ऊपर सोशल प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। फिर चाहे उन्हें पप्पू नाम देना हो या फिर उनके ऊपर बहुत सारी मीम बना करके लोगों के अंदर वायरल करना। यहाँ पे द प्रिंट की 2020 में आई एक रिपोर्ट की माने तो बीजेपी ने 75,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे सिर्फ बिहार इलेक्शंस के लिए। तो अब ये नंबर कितना ऊपर गया होगा हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि कुछ समय से कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया और पीआर की पावर को समझा है और लगातार इसके ऊपर काम भी कर रही है। फिर चाहे वो मीम पेजेस को हैंडल करना हो या फिर राहुल गांधी की यूट्यूब चैनल को कंसिस्टेंटली ऑपरेट करना। और इसी के साथ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर बेशक मोदी फैक्टर काफी ज्यादा काम करता है बीजेपी के लिए, लेकिन अगर इसको इन दूसरी चीजों का सपोर्ट ना मिले तो हमें वो देखने को मिलेगा जो कि हिमाचल में हुआ। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो सोचते हैं कि बीजेपी सिर्फ मोदी फैक्टर के कारण जीत रही है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।